हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पारस। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आप सबको प्रॉमिस किया था दैट वी विल बी शेयरिंग विद यू नॉलेजेबल कंटेंट वीडियोस ऑन स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। बिफोर ड्वेल इनटू दैट कंसेप्ट, लेट मी स्टार्ट गिविंग यू विद ब्रीफ डिटेल कि हम आगे एक साथ क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मार्केट को कैसे रीड किया जाता है विद टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर और ऑप्शन क्या चीज़ होती हैं मार्केट में और किस तरह से हम इससे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लर्न करेंगे कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है, गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे उस पर क्या क्या टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन सकती हैं। उसके बाद हम डिफरेंट एवेन्यूज़ में किस तरह से इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एफडीज, कंपैरिजन्स ऑफ दीज, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में किस तरह से इन्वेस्ट करें, हम ये सब सीखेंगे साथ में। तो चलिए आज हम पहले स्टार्ट करते हैं विद बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम सीखेंगे सबसे पहला सबसे मेन बेसिक क्वेश्चन, वाई टू इन्वेस्ट, वाई शुड वन इन्वेस्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे मार्केट को रेगुलेट कौन करता है और मार्केट के फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कौन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वन बिग क्वेश्चन, व्हाई शुड वन इन्वेस्ट। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेव करना कितना ज़रूरी है। इवन आवर एल्डर्स ऑल्सो एम्फसाइज ऑन सेविंग मनी, ताकि हम फ्यूचर में प्लानिंग कर सकें, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें, कुछ फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटी को एड्रेस कर सकें। सेविंग इज़ अ गुड हैबिट, बट कैन यू जस्ट सॉलिडली रिलाई ऑन योर सेविंग? सो दीज आर सम कंपेलिंग रीजन व्हाई शुड वन इन्वेस्ट। So our first reason why should one invest is to fight inflation. आप आए दिन न्यूज़ में सुनते होंगे प्याज टमाटर के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं। We recently saw tremendous price hike in petrol and diesel. They both were above 100 per liter. तो ये महंगाई है क्या और ये किस तरह हमें इम्पेक्ट करती हैं? Let's understand this with one simple example. Let's suppose आप 50,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, आपके एक्सपेंसेस 30,000 रुपये पर मंथ हैं। बेसिकली आप 20,000 रुपये पर मंथ सेव करते हैं। अब आपका सपना है कि आप एक ब्रांड न्यू कार खरीदें जिसकी आज की कॉस्ट 5 लाख रुपए है। तो आपने हिसाब लगाया कि 2 साल में मैं अपनी ड्रीम कार अपनी सेविंग के पैसों से खरीद सकता हूँ। तो आप अपने आप से खुद पूछिए, क्या 2 साल बाद आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं जहाँ पर डेली बेसिस पे हमारे पेट्रोल, डीजल, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वेजिटेबल्स, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं? तो क्या आपकी गाड़ी के प्राइसेस 2 साल बाद नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। तो वो जो आपकी गाड़ी है वो 5 लाख की नहीं, 5 लाख से ज़्यादा की होगी। यहाँ पर आपकी फ्यूचर प्लानिंग बिल्कुल सही थी, पर यहाँ पर आप इन्फ्लेशन से मार खा गए। तो दूसरे शब्दों में हम इन्फ्लेशन समझे तो इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन आपका जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर बाय द टाइम कम कर देती है। यही रीज़न है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। हम फ्यूचर वीडियो में समझेंगे कि इन्फ्लेशन के डेटा को कैसे रीड किया जाता है, इनके जो इंडेक्स हैं WPI, CPI, ये कैसे डेटा चर्न करते हैं और किस तरह से इस डेटा को रीड करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं ताकि हम बाय पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। So our next reason why should one invest is to create wealth. बाय इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्ट करके अपने लिए फ्यूचर में एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं जिससे आप अपनी फ्यूचर की एस्पिरेशंस, आपके गोल्स अचीव कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन, आपकी शादी, अच्छा घर लेना, अच्छी गाड़ी लेना, रिटायरमेंट में पैसा होना आपके पास। तो वो कुछ भी एस्पिरेशंस हो सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न इज़ कंपाउंडिंग। एज पर एल्बर्ट आइंस्टाइन कोट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्यों कहा? आइए समझते हैं कंपाउंडिंग क्या होता है। लेट्स सपोज आप 20,000 रुपये पर मंथ सेव करते हैं और आप उसे किसी 6% पर मंथ
इंटरेस्ट देने वाली एसेट में आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो उस 20,000 पे आपको पहले महीने 1200 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट मंथ आप उस 1200 को 20,000 के साथ दोबारा इन्वेस्ट करते हैं 6% पर मंथ इंटरेस्ट वाली एसेट पे। तो आपको जो 21,200 पे जो आपको इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1272 रुपये। पहले महीने आपको इंटरेस्ट आया 1200 रुपये और दूसरे महीने आपको इंटरेस्ट आया 1272 रुपये। जो ये एक्स्ट्रा 72 रुपये है इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। बाय पैसेज ऑफ टाइम आप देखोगे जब 20, 30, 50 ईयर ये किस तरह से एक मैजिक की तरह काम करता है कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको समझनी है तो आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपका पैसा जो सेव किया है उसको इन्वेस्ट कीजिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ताकि आपका पैसा बाय पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 20, 30 ईयर्स वो कंपाउंड होके एक बहुत अच्छा कॉर्पस बन पाए। नेक्स्ट रीज़न इज़ टू मीट आवर फाइनेंशियल एस्पिरेशन। कुछ भी आपकी हो सकती है, गाड़ी, घर, आपकी शादी, आप उससे इन्वेस्टमेंट के अचीव कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज वेयर टू इन्वेस्ट। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको बताना कि आप अपना सेविंग का पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो देयर आर सम पॉपुलर एसेट क्लास जहाँ पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। आइए एक एक करके उनको देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आपने सुना होगा, एफडीज़, बैंक की एफडीज़ होती हैं, बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती हैं, उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं जो बॉन्ड इशू करते हैं, उन्हें हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में जो आपकी इंटरेस्ट होता है, जो आपकी इनकम होती है, जो आप कैपिटल लगाते हैं वो फिक्स होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बैंक इंटरेस्ट एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 5 to 6% मिलता है। ऐसे ही कुछ बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, उन पे 8 से 9% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपकी जो कैपिटल होती है वो सेफ रहती है। एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड आपको आपकी कैपिटल वापस मिल जाती है। इसमें मिनिमम रिस्क रहता है और मिनिमम ही आपकी इनकम रहती है। नेक्स्ट आती है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है कि हम कुछ कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं उनमें हम पैसा लगाते हैं। ये बहुत रिस्की क्लास ऑफ एसेट होती है। यहाँ पर आपकी कैपिटल लूज़ होने के भी चांसेस होते हैं। इसमें हायर रिस्क होता है और हायर ही आपकी रिटर्न होती है। जनरली हमने कुछ देखा है कि कुछ कंपनीज़ की जो रिटर्न होती है वो 20% CAGR होती है। CAGR आप समझिए कि कंपाउंडिंग रिटर्न हम कहते हैं उसको, हम आगे समझेंगे इसको क्या होता है। फिर उसके बाद एसेट क्लास आती है हमारी रियल एस्टेट। जो रियल एस्टेट होती है उसमें भी आप पैसा लगा के आप उसको पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप हाउस प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं और रेंटल इनकम कमा सकते हैं उनसे। बट इसमें भी क्या होता है कि इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं कि इसमें कैपिटल आउटले बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको जो इनिशियल कैपिटल चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, घर खरीदने के लिए, एक प्लॉट खरीदने के लिए। और दूसरा इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है। आप एकदम से जाके, जिस तरह से आप एफडी कभी भी जाके अपनी ब्रेक करवा सकते हैं, इक्विटी के शेयर्स आप कभी भी बेच सकते हैं। अनलाइकली आप रियल एस्टेट कभी भी जाके बेच नहीं सकते, उसको बायर ढूंढने में टाइम लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल। तो इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी रहती है। और इसकी रिटर्न जो होती है वो उसको कैलकुलेट करने का कोई मेजर इंडेक्स नहीं है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत वेरी करती हैं और बहुत डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट एसेट ऑफ क्लास जो हमारी है वो है कमोडिटी। कुछ लोग कमोडिटी में पैसा लगा के अर्न करते हैं। कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर। आज हम इंडियंस में ये हैबिट्स होती है कि हम शादी जैसे फंक्शंस में बहुत सारा गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि हम ये सेफेस्ट मानते हैं इन्वेस्टमेंट। तो गोल्ड भी एक ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। गोल्ड में देखा गया है कि गोल्ड लास्ट 20 ईयर्स से 8% CAGR के अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न दे रहा है। तो ये हमारी और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट क्लासेस होती हैं। जैसे आप आजकल जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मैं उसको कसिनो मानता हूँ। तो ये होगी वेयर टू इन्वेस्ट। तो हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि आप किस तरह से अपना पैसा
डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट खाली एक चीज़ में नहीं होनी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट जो प्लानिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि आप हर अमाउंट छोटा छोटा कुछ अपने जो अमाउंट है वो हर एसेट क्लास में रखें, ताकि वो डिवर्सिफाई हो सके, आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो सके और आपकी रिटर्न भी बेटर हो सके। तो इसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसेट एलोकेशन या डिवर्सिफिकेशन। आपने एक कहावत बहुत सुनी होगी कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ऐसा क्यों कहते हैं? इसीलिए कि अगर लेट सपोज अगर आप सारा पैसा इक्विटी में डाल देते हैं, इक्विटी में बहुत रिस्की एसेट क्लास होती है, अगर आप सारा पैसा इक्विटी में डाल देंगे तो माइट भी आप अपनी कैपिटल लूज़ कर जाएं, अपनी सारी कैपिटल लूज़ कर जाएं, क्योंकि वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आप उसी कैपिटल को दो में डिवाइड करें, आप कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में डालें, कुछ पैसा इक्विटी में डालें, इससे क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो भी मेंटेन रहेगा और आपकी जो रिटर्न है वो भी मेंटेन रहेगी। तो ये डिपेंड करता है अपने एज टू एज फैक्टर पे भी। जो हमारी यंग जनरेशन है, जो बिलो 30 बिलो 40 हैं, वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अभी, तो उन्हें इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ रिटर्न अच्छी मिलती है। और जो काफ़ी ओल्ड एज, जो रिटायरमेंट वाले हैं, उन्हें ज़्यादा पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में या कमोडिटीज़ में लगाना चाहिए, जहाँ पर रिटर्न कम होती है बट रिस्क भी कम होता है। अब आगे हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। जिस तरह से आप अपने आस पड़ोस वाले किराना स्टोर, सुपरमार्केट या सब्जी मंडी जाते हैं टू परचेज योर डेली नीड्स, उसी तरह आप स्टॉक मार्केट जाते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स और इक्विटी। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है? एक प्लेस होता है जहाँ पर अपनी इक्विटी को या स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। Unlike your supermarket, stock market does not exist in brick and mortar form. It is exist in electronic form. आप अपने कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया में मेजरली 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो स्टॉक मार्केट बनाते हैं। पहला है BSE, जिसे हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो सबसे पुराना है, और फिर आता है NSE, जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अब हम पढ़ते हैं, हम इनके बारे में जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो आइए, सबसे पहले होते हैं डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स। डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? आप जैसे, हम जैसे, जो कि छोटी कैपिटल लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स। और कौन पैसा लगाता है स्टॉक मार्केट में? NRI, OCI, यानी कि जो ऐसे पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट आज करंटली वो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं। और कौन पैसा लगाता है? 3rd नंबर पे है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती हैं जो कि इंडियन है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारी LIC कंपनी, जो कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगाती है। जो भी आप प्रीमियम देते हैं वो टोटल प्रीमियम, बहुत सारा पैसा LIC स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और उनसे रिटर्न लेती हैं अच्छी। 4th कौन है? डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी होती हैं? जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं टू गेट बेटर रिटर्न्स। और कौन पैसा लगाता है? तो हमारे 5th नंबर पे है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि बाहर के पर्सन्स होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इंडिया में पैसा लगाते हैं। ये हैं हमारे रीड एलियो। रीड एलियो एक हेज फंड चलाते हैं USA में। अब हेज फंड क्या होता है, वो म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंशिएट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इनके बारे में गूगल करना, ये बहुत बड़ा हेज फंड चलाते हैं USA में और इनको तो हर कोई जानता है। ये हमारे फेमस द वॉरेन बफेट, जो कि स्टॉक मार्केट से वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बने थे। तो ये हमारे स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एजेंडा सबका एक ही होता है, टू अर्न मनी। तो जहाँ भी पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पर ह्यूमन इमोशन जैसे कि फियर और ग्रीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक ऐसी जगह पैसा लगाना है जहाँ पर कुछ ही दिनों में आपका पैसा डूब जाएगा, आप वहाँ पैसा नहीं लगाओगे। हमारे इंडिया में मोस्टली लोग बैंक की एफडी में पैसा रखना बहुत सेफ़ मानते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है कि वो पैसा आपका सेफ़ रहेगा। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी फेयर प्रैक्टिस से काम होना चाहिए, ताकि यहाँ पर लोगों की रिलायबिलिटी बढ़े। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी बॉडी बनाई है जो कि जिसका काम यही है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में फेयर प्रैक्टिस से काम हो, कोई किसी को फ्रॉड ना कर पाए। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर पार्टिसिपेंट्स फेयर प्रैक्टिस से सारा काम कर पाएँ। जो बड़े बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है, वो मैनिपुलेट करना कर पाए मार्केट को। इसीलिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी को अपॉइंट किया, जिसका काम ही यही होता है जो स्मॉल रिटेलर्स, हमारे जैसे रिटेलर हैं, उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना और जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं मार्केट में उसको रोकना। तो इसीलिए ये हमारे रेगुलेटर हैं सेबी, और ये टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकालते रहते हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में डीलिंग्स चलती रहेंगी। तो अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं। आपका स्टॉक मार्केट में एक्सेस से लेके जब तक एक स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में बाई नहीं हो जाता, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, जो ये सब मुमकिन बनाती है। उन्हें हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, ये मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जिससे हम स्टॉक मार्केट में डील कर सकते हैं। ये सेबी की गाइडलाइन को कंप्लाई करते हैं, जो भी सेबी उनको बोलता है वैसे ही ये काम करते हैं, और ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि कोई भी बॉडी अकेले काम नहीं कर सकती। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि करके कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी क्या होती है, उनका काम कैसे होता है और वो कैसे एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती हैं जिससे हम स्टॉक मार्केट में डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। जैसे मेरे पहले एग्जांपल में मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, जिस तरह से हम अपनी डेली नीड्स के लिए एक मार्केट में जाते हैं, उसी तरह से हम शेयर्स को बाय सेल करने के लिए हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास रिलायंस के 2 शेयर्स पड़े हैं। अब आपने उन शेयर्स को सेल करना है, तो उसके लिए एक बायर चाहिए जो कि इंटरेस्टेड होगा उन शेयर्स को खरीदने में। अब बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी, किस तरह से नेगोशिएशन आगे होगी कि वो किस प्राइस पे लेगा, बाय करना चाहेगा, आप किस प्राइस पे उसको सेल करना चाहेंगे। अब आपको नहीं पता वो बायर कहाँ होगा, कहाँ अवेलेबल होगा, कैसे उसको बेचेंगे, कैसे क्या डीलिंग होगी। तो ये सब मुमकिन बनाता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है बायर सेलर को एक जगह पे इकट्ठा करना, लाना। एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है स्टॉक एक्सचेंज जिससे बायर और सेलर के ट्रेड्स आपस में बनते हैं, नेगोशिएशन होती हैं, जो भी होता है वो सब फैसिलिटेट करता है स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, बट जो सबसे फेमस 2 स्टॉक एक्सचेंज है जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती हैं, वो है हमारा सबसे पहला, सबसे पुराना BSE, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, और दूसरा है हमारा NSE, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जानते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि स्टॉक ब्रोकर कौन होता है। स्टॉक ब्रोकर एक मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में डील करना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज से डील करना पड़ेगा, जो कि फैसिलिटेट करता है आपकी जो डीलिंग्स होती हैं बाय और सेल की, उनको बायर और सेलर को मिलाता है। बट आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से डील नहीं कर सकते, इसके लिए स्टॉक ब्रोकर होता है। सबसे पहले आप स्टॉक ब्रोकर से डील करेंगे, वो फर्दर डील करेगा स्टॉक एक्सचेंज से। तो इसका काम क्या होता है स्टॉक ब्रोकर का, ये आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है, जिसे हम ट्रेडिंग टर्मिनल या ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। वो ट्रेडिंग अकाउंट से आप अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। अब बाय करने के लिए आप स्टॉक ब्रोकर से किसी भी मोड से आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप उनके ऑफिस जाके बोल सकते हैं कि मुझे रिलायंस के 2 शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं। आप उनको कॉल पे बता सकते हैं, या आजकल जो मोस्ट फेमस है डू इट योरसेल्फ, अब वो आपको एक अपना प्लेटफॉर्म देंगे जिनमें आप खुद से ही अपने ऑर्डर पंच कर सकते हैं कि मुझे रिलायंस के 2 शेयर बाय करने हैं और मुझे 2 शेयर्स सेल करने हैं।
तो इनका काम क्या होता है स्टॉक ब्रोकर का? ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे आप डील कर सकते हैं विद द स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, मार्जिन के बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। आपको और बहुत सपोर्ट देते हैं, बैक एंड सपोर्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपने डीलिंग्स की हैं, जो भी सेल परचेज की हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके फंड को फैसिलिटेट करते हैं। आपके बैंक अकाउंट से फंड को ट्रांसफ़र या आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक में फंड ट्रांसफ़र, और इसके बदले में ये एक ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, मिनिमम अमाउंट ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो ये हमारा स्टॉक ब्रोकर के काम होते हैं। अब आगे हम देखते हैं डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। तो इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं कहूँ कि आप कैसे क्लेम करेंगे कि जिस घर में आप रहते हैं, आप या आपके फादर उसके ओनर हैं, आप कैसे ये क्लेम करेंगे? तो आप ऑब्वियसली ये उनके प्रॉपर्टी पेपर्स दिखा के बताएंगे कि प्रॉपर्टी पेपर्स में आपका या आपके फादर का नाम लिखा है कि ये प्रॉपर्टी के ओनर हम हैं। तो प्रॉपर्टी के ओनर का क्लेम साबित करने के लिए आपको प्रॉपर्टी पेपर दिखाने पड़े। इसी तरह जब भी हम कोई शेयर्स खरीदते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज हमें एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि राम या श्याम ने इतने शेयर्स इस घनश्याम से परचेज किए, इस अमाउंट पे परचेज किए। तो इस शेयर सर्टिफिकेट से आप उन शेयर्स के मालिक बन जाते हैं। बट अब शेयर्स को पुराने टाइम में शेयर्स को फिजिकली इशू करना, उनको ट्रांसफ़र करना बहुत कॉम्प्लिकेट काम था। तो 1996 में इस शेयर्स को डिजिटलाइज किया गया, इसको डिजिटल फॉर्म में लाया गया, जिस प्रोसेस को हम डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। आज आपने बहुत बार सुना होगा डीमेट अकाउंट। तो ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? तो डीमेट अकाउंट का काम होता है जहाँ पर जिस तरह से आप बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं आपने, उसी तरह से जो आपके डीमेट अकाउंट होता है उसमें आपके शेयर सर्टिफिकेट रखे जाते हैं डिजिटल फॉर्म में, और वो काम करते हैं हमारे डिपॉजिटरी, जिनका काम यही होता है कि जब भी आप शेयर्स परचेज करेंगे तो विद इन 2 डेज वो आपके डीमेट अकाउंट में उतने शेयर्स ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारे जो इंडिया में है 2 डिपॉजिटरी होते हैं, एक है NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एक है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब जिस तरह से आप स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, आपको स्टॉक ब्रोकर की हेल्प चाहिए होती है, इसी तरह से आप डिपॉजिटरी से भी डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। आपको स्टॉक ब्रोकर से डील करना पड़ेगा जो फर्दर आपका अकाउंट, डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास ओपन करवाएगा। इसीलिए हर स्टॉक ब्रोकर को डिपॉजिटरी का एक मेंबर बनना पड़ता है, इसीलिए हम उनको हर स्टॉक ब्रोकर को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक्स का क्या रोल रहता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में। तो बैंक्स क्या होता है कि जब भी हम अपना स्टॉक ब्रोकर से अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो स्टॉक ब्रोकर हमारा जो बैंक होता है उससे वो लिंकेज करवाता है, जिससे हम अपने बैंक से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, और हम शेयर्स परचेज कर सकते हैं। और जब हम शेयर सेल कर देते हैं और अगर हमें जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफ़र करना होता है अपने बैंक अकाउंट में, तो वो अपने बैंक अकाउंट से हम ट्रेडिंग अकाउंट से सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये रोल रहता है हमारे बैंक्स का। उसके बाद आते हैं हमारे NSCCL और ICCL। ये क्या होता है? NCCL होता है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन और ICCL होता है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसको समझते हैं ये क्या होती हैं। ये एक सब्सिडरी है हमारे स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE की। इनका काम क्या रहता है? जैसे कि आपने कभी प्रोसेस देखी होगी चेक की, बैंक में जब आप चेक लगाते हैं तो वो क्लियर होने में 2 दिन लेता है। तो बैकएंड पे क्या प्रोसेस रहती है? बैकएंड पे यही प्रोसेस रहती है कि जो 2 बैंक डील करते हैं, आपको कहीं से चेक मिला, आपको किसी एक पर्टिकुलर बैंक से चेक मिला जिसका बैंक अलग था और आपका बैंक अलग है, तो बीच में एक क्लियरिंग हाउस होता है जिसका काम होता है चेक को क्लियर करना। वो सब बैकएंड कंप्लायंस देखते हैं सब कुछ कि सही अकाउंट से पैसा डेबिट होके सही अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह से हमारा जब भी स्टॉक बेचते खरीदते हैं
तो सही जगह स्टॉक जा रहा है, डेबिट हो रहा है, सही जगह क्रेडिट हो रहा है, सही जगह पैसा जा रहा है, सही जगह क्रेडिट हो रहा है, सही जगह प्रॉफिट सही पर्सन को मिल रहा है, ये सभी काम जो होता है वो NSCCL और ICCL करती है। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बैकएंड की प्रोसेस होती है, तो इतनी नॉलेज हमारे लिए काफ़ी है कि इनका क्या काम रहता है। तो ये हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं जो मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जिससे हम प्रॉपर डील करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह ये सब इंटरमीडियरीज हैं वो प्ले में आती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर से कांटेक्ट करेंगे। स्टॉक ब्रोकर आपको 2 अकाउंट बोलेगा ओपन करने के लिए। सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट जो कि वो उसके पास अपने ओपन करेगा, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। दूसरा वो आपको बोलेगा आपका एक डीमेट अकाउंट ओपन करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीमेट अकाउंट होता है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक शेयर सर्टिफिकेट रखे जाते हैं। तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर से 2 अकाउंट ओपन करवाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट। फिर स्टॉक ब्रोकर आपको बोलेगा कि आप अपना बैंक लिंक कर लीजिए हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से, ताकि आप इजीली फंड ट्रांसफर कर सके, इनवर्ट टू कर सके ट्रेडिंग अकाउंट में। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप जाएंगे अपने टर्मिनल में। जैसा मैंने पहले बताया था, स्टॉक ब्रोकर आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस जाके आप उनको बोल सकते हैं मुझे शेयर खरीदने हैं, या फ़ोन कर सकते हैं, या वो आपको एक टर्मिनल देगा जिसमें आप खुद अपना ऑर्डर पंच कर सकते हैं। अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया, डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, आपका बैंक लिंक हो गया, आपने बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आप जैसे ही देखोगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है, कैसे हम उसमें ऑर्डर पंच करते हैं। अभी हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं इसको। तो आप जब टर्मिनल ओपन करोगे ट्रेडिंग अकाउंट अपना, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि उसमें ऑर्डर लगे होते हैं कि रिलायंस के शेयर्स कौन सा सेलर कितने रुपए में बेच रहा है, अगर आपको खरीदने हैं तो किस प्राइस पे वो बिक रहे हैं। अब वो दिखाता कौन है, वो सब फैसिलिटेट करता है स्टॉक एक्सचेंज। अब किसी ने पीछे से ऑर्डर पंच किया होगा कि वो 1200 रुपये में 2 रिलायंस के शेयर बेचेगा। अगर आपको 1200 अच्छा प्राइस लगता है तो आप उसमें 2 क्वांटिटी डालकर पंच करोगे और वो ऑर्डर सीधा स्टॉक ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाएगा। जब प्राइस मीट हो जाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, उस ट्रेड को कंप्लीट कर देता है और आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। फिर विद इन 2 डेज जो NSCCL और ICCL होता है ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये क्लियरिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं कि जोन सा सेलर था उसके अकाउंट से, करेक्ट अकाउंट से जो स्टॉक है वो डेबिट हो जाए और आपके जो डीमेट अकाउंट में उसमें क्रेडिट हो जाए। तो 2 दिन बाद आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएंगे और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी वो दिखने लग जाएंगे। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस रहती है और ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से और एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिससे हमारी स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। ऐसे ही वीडियोस और नॉलेज वाली वीडियोस देखते रहने के लिए मेरा चैनल फॉलो करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा शेयर करें उतना बढ़िया है। अपने दोस्तों को भी बताएं कि किस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं लेता हूँ अलविदा, गुड बाय, ओके, थैंक यू।